जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 6 के पॉलिटिकल के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में जो हमारा अगला चैप्टर है वो है 8 चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। जानिए आपको जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो विभिन्न साधन हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड करके सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको नोट्स और MCQ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज के चैप्टर शुरू करते हैं। पहले पाठ में हमने आप अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखें और हर लाइन की विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको जब आप MCQ भी आपको करवाए जाएं तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। शुरू करते हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, जहाँ दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह जहाँ भी हम इनकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एक 6th क्लास के बच्चे को एक कहानी के रूप में शुरुआत करके उसे उस चैप्टर की विषय वस्तु समझाई जाती है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वह टॉपिक दिया होता है, जहाँ वह चैप्टर होता है। तो इस तरह 6th क्लास के बच्चे की तरह जहाँ पर हमें एक कहानी की तरह दिया गया है इससे हमें ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका के विभिन्न साधनों के बारे में पता चलेगा। शुरू करते हैं। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, जहां लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह जहां भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, गड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। जहां कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहां टिफ़िन भी मिलता है। तो आपको क्या बताया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जहां यानी कि वहाँ की संरचना के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं। और जैसे कि हर गांव में हर जो वहाँ के जो नागरिक होते हैं वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं विभिन्न अपनी ज़रूरतों के लिए। तो जहाँ पर वैसे बताया जा रहा है, टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बोड़ा व मैसूर पाल मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उनके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है, जैसा कि अधिकतर गांव में ऐसा ही होता है, जैसे जहाँ लिखा हुआ है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गाँव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग घर के शहर में जाकर मकान बनाने और लोरी चलाने का काम भी करते हैं, ठीक है। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जहां आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो अब आपको कुछ गांव के विशेष लोगों के परिचय देते हुए समझाया जाएगा उनकी आजीविका के स्रोतों के बारे में। तुलसी। तो पहले आपको गांव के तुलसी से मिलाया जा रहा है। हम सब जहां रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं, ठीक है, तुलसी जो है एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वह बता रहे हैं कि हम सब जहां रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं, उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। ये लड़की है, जहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी का करुथम्मा काम की निगरानी करती है, ठीक है।
साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए भी बुलाएगा। ठीक है, मतलब कि बाद में हमें कार्य मिलेगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गाँव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। ठीक है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ क्योंकि नियमित है और उससे पता है कि मैं इसे ही बुलाऊंगा, वह मुझे ही बुलाएगा, तो इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करना पसंद करती है। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। ठीक है, बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। ठीक है, और तुलसी को बुलाता है इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम कर लेती है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाइयाँ छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो आपको क्या बताया गया अब तक? तुलसी की कहानी बताई गई है जो कि एक गाँव में अपनी आजीविका चलाती है। उनके विभिन्न साधनों के बारे में बताया गया है। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ी। ठीक है, जो क्वेश्चन है इन्हीं में से जो आपने अभी ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है। आगे है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये उनके नॉर्मल काम बताए गए आपको। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। ठीक है, घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। तो जो वो गाय भैंस चराना आदि भी जो नॉर्मल काम होते हैं गाँवों में, हालांकि शहरों में इतने नहीं होते। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। ठीक है, हमारे देश के ग्रामीण परिवार जो हैं उसमें से करीब कितने परसेंट? करीब 40% क्या खेतिहर मजदूर हैं जो खेत में कार्य करते हैं। उनकी किसानों की ज़मीन नहीं है। कुछ के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं, कुछ के पास हैं, बाकी तुलसी की तरह क्या है, भूमिहीन है और दूसरों की ज़मीन पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही हो पाता है। ठीक है, अब अगले पहले आपको तुलसी की कहानी बताएगी। तुलसी एक गांव की नागरिक है जो गांव में रहने वाली एक औरत है और उसने अपनी आजीविका के विभिन्न साधनों के बारे में बताया, अपने पति के बारे में बताया और अब उनकी जो बेटियां हैं उनके बारे में भी बताया। अब आगे आपको दूसरा जो गांव के व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं वो है शेखर। अब शेखर अपनी आजीविका के बारे में बताएगा। हमें जो है धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। इनके पास, समय के पास ज़मीन है, शेखर के पास। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक दूसरे की सहायता करके भी मैं अपना कार्य करवा लेता हूँ। थोड़ी सी ज़मीन है इसके पास और अपना खेत का काम जो है लगभग सारा समय ही इनका परिवार मिलकर कर लेते हैं। आगे है, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, उधार पर देता है, ना कि वह खरीदते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। ठीक है, अगर बाजार तो सभी क्या कर रहे हैं, सभी संतुलन बैठा रहे हैं ना। व्यापारी भी क्या कर रहा है का थोड़े से ज़्यादा दाम पर उधार दे रहा है, उन्हें बीज और खाद दे रहा है और इसके बदले उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जो धान है वह उसे थोड़े से कम दाम पर बेचनी पड़ती है उसको, व्यापारी को। ठीक है, अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। अब वो भी मजबूर है। तो एक गांव में क्या होते हैं, लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं।
व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है, अब जिन जिन किसानों ने उस व्यापारी से उधार लिया है उसने क्या भेजा है, एक एजेंट भेजा गया हमें, वे उसी को अपना धान बेचे। ठीक है, वो भी मजबूर है, बेचना पड़ेगा। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में रख लूँगा। ठीक है, शेखर अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। ठीक है, ये भी क्या करता है, अपनी आजीविका इससे वो धान से उसका गुजारा नहीं हो पाता, तो वो भी क्या करता है, रामलिंगन की जो चावल की मिल है उसमें कार्य करता है। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं, इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। आगे है कर्ज लेने पर। अब कर्ज वगैरह भी लेते हैं गाँव के लोग किसी भी कार्य को करने के लिए। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। ठीक है, अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। ठीक है, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते, जहाँ फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल ख़राब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं, तो कई बार कर्ज के चक्कर में भी फंस जाते हैं गाँव के लोग। तो कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। तो जो है हमारे भारत में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बहुत से किसान क्या होते हैं, भी कर्ज में फंस कर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पंजाब के इलाके में जो है समस्या बहुत बड़ी है। इसी तरह भी कई जो नेतागण होते हैं वो उनके कर्ज माफ़ करने पर भी वोट एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, वादे करते हैं कि हम आपके कर्ज वगैरह माफ़ कर देंगे, तो ज़्यादातर वोटें उनके हिस्से में भी चली जाती हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल का बड़ा मुद्दा है। आगे है रामलिंगन और करुण थम्मा। ठीक है, अब उन्होंने तो, अब तुलसी ने तो शेखर ने अपनी कहानी सुना दी। अब जिनकी ज़मीन पर जिनके खेत में जो तुलसी थी वह काम करती थी और रामलिंगन चावल की मिल में काम करता था। अब वो समय क्या, उनकी कहानी क्या है, ये बताई जा रही है। ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। ठीक है, और बीज व कीटनाशक भी वो बेचता है, कौन, रामलिंगन। ठीक है, चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या है, कर्ज लिया है, सरकारी बैंक से लिया है। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, जो मिल में उसका जो चावल होता है वह आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच दिया जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो जो है रामलिंगन और करुण थम्मा की कहानियाँ आगे है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। अब आपको जहाँ पर भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के बारे में बताया जाएगा, ये रियल है, इसमें आपको फैक्ट मिलेंगे। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं, रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर ही हैं। तो अब ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार क्या हैं, खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े नहीं हैं। आगे है, शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत के 80% किसानों की हालत यही है कि उनके खेत, उनकी जो जोतें हैं वो बहुत छोटी हैं और यह भारत की बड़ी समस्या है। अभी करंट में जो 3 विधेयक आए हैं, जब बिल आए हैं, उसमें भी यही समस्या सुलझाने की कोशिश की गई है। तो भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जोतें किसानों के पास क्या है, बहुत छोटी हैं।
ठीक है, इसका संतुलन नहीं बैठ पाता भारत में। यही स्थिति किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनके उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए। ठीक है, अब जो बड़े किसान होते हैं वो उनकी आजीविका चल तो रही है, लेकिन साथ साथ में वो दूसरे भी काम कर लेते हैं। जैसे दुकान भी चला लेते हैं, सूद पर पैसा भी दे देते हैं और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ आदि भी चलाना इत्यादि। ठीक है, वो कार्य करते आगे हैं। हमने कल पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। तो जो उनके अन्य संसाधन आपको बताए गए हैं उनकी आजीविका के उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। और इसी तरह सहकारी समिति को जहां पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, तो वो उनका स्पेशल धंधा है, वो वहीं करते हैं। आइए अरुणा और पारीवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। जो है परिवार कलिपट्टू के पास पुद्दूपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, नाम ही थोड़ा अजीब सा ही गांव का। आगे है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। इस तरह करते हैं। आगे चलते हैं। तो यह एक गांव है जिसका नाम चीजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चैखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चीजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ठीक है, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। आगे चलते हैं। अब आपको इनकी कहानी बताई गई है अरुणा और पारीवेलन की। ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अब आपको इनकी कहानी सुननी है। पहले आपने किसकी सुनी है? पहले आपने तुलसी की सुनी है, फिर आपने शेखर की सुनी है, फिर आपने जो बड़ा किसान है रामलिंगन और उसकी पत्नी करुथम्मा की कहानी सुनी है। आगे है अरुणा और पारीवेलन। अब ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, इनकी कहानी सुन लीजिए। पुद्दूपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और केटामरेन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, केटामरेन, याद रखना, की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी महागमी रहती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रहती है और इस समय सारे केटामरेन मछली पकड़कर लौट आते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे की बात हो रही है। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे केटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। ठीक है, तो आज वे किसमें फंस गए थे? तूफान में फंस गए थे, इसलिए क्या हो गई थी? देरी हो गई थी। आज जो मछलियाँ पकड़ी उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी। ठीक है, जो मछलियाँ थी बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बंट जाता है। ठीक है, 3 हिस्से बड़ा पड़ता है पीछे। जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। ठीक है, चूँकि जाल केटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो केटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें जहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर
पास के गाँवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक की नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। दोपहर के 12 बजे तक जो है अपना काम नीलामी का जो है निपटा देती है। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ये देखिए, ये मछली बेचने का काम करते हैं बहुत से लोग, होता है। और इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। ठीक है, वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन बताइए। देखो, अब आपको अब तक कुछ गांव के लोगों की कहानियां सुनाई गई हैं। कुछ मछली पकड़ने वाले हैं, कुछ कईयों के पास खुद की ज़्यादा ज़मीन है, कई खेती सिर्फ मजदूरी ही है, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। और अब आपको बताया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई, कटाई इत्यादि। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। ठीक है, तो भारत का आपको पता है कि भारत का जो अधिकतर जो कृषि के क्षेत्र के जो लोग हैं वो किस पर निर्भर है, मानसून, वर्षा, जहाँ पर प्रकृति पर ही निर्भर हैं। और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में भी निर्भर हैं। ज़्यादातर जो किसान हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। ठीक है, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, जहाँ फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये आपको भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका के साधनों की कंडीशन बताई गई है। आपको कई लोगों से मिलवाया भी गया है, उनकी कहानियाँ आपको सुनाई गई। आशा है आपको समझ आ गई होगी। ग्रामीण परिवारों की आजीविका के जो साधन हैं उनके बारे में आपको पता चला होगा। आगे है MCQ, ये भी हम करते हैं। तो इन है भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में जो फैक्ट दिए हुए हैं वह चैप्टर से उठाए हुए हैं। लगभग 2 परिवार क्या होते हैं, खेतीहर मजदूर होते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर हैं। इनमें से कुछ भूमिहीन हैं तथा कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। भारत के 80% के किसान क्या हैं, भूमिहीन हैं। भारत के केवल 20% किसानों के पास ही जमीन की प्राप्तता है, यानी जमीन है। मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, शायद जो भारत की संरचना के बारे में बताया गया। भारत के विभिन्न इलाकों के जो ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका के क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में। तो हमने फैक्ट निकाल दिए हैं और आपको दे दिए हैं नोट्स के रूप में। आप इन्हें उतार सकते हैं अपनी कॉपी पर। शहद निकालने तथा इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समितियों को जहाँ शहर के लोगों को दूध बेचना भी इन दो लोगों के लिए आजीविका का साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, तो निजामी गांव नागालैंड के फेक जिले में है, जहां पर जैखेसंग समुदाय के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ये लोग समूह में इस पर काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। पहले हमने आपको पूरा चैप्टर रीड करके उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से स्टोरी समझाई है। फिर हमने आपको उसके MCQ करवाए हैं और उसके साथ अंत में हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो जो भारत की जो स्थिति है, जो हमारे नोट्स हैं, जो आप उतार लेना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।